हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इस्टेब्लिश की जा चुकी थी। यानी वो राजनीतिक संस्थाएं जो कांग्रेस से पहले स्थापित की जा चुकी थी। और इस सीरीज़ में ये हमारी सेकेंड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में, बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन यहाँ पर मिसिंग है तो आप हमारी पहली वीडियो को हमारे चैनल पर जा कर के चेक कर सकते हैं हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं हम मद्रास नेटिव एसोसिएशन से, जिसको 1852 में इस्टेब्लिश किया जा चुका था। और लॉर्ड रिपन उनकी लिबरल पॉलिसीज़ की हेल्प से ही जो इंडियन मेंबर्स थे वो एलीट क्लास के वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को, एसोसिएशंस को इस्टेब्लिश किया था ताकि जो कॉमन पीपल हैं इंडिया के, उनके वेलफेयर के लिए कुछ डिमांड्स रखी जा सके ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके लिए वो पिटिशंस डालते थे, जैसे कि इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, यहाँ पे और भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं तो उनके लिए। और इस सीरीज़ में जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, इसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, फाउंड किया गया था गजुलू लक्ष्मी नरासू शेट्टी के द्वारा। इन्होंने 1849 में इसको इस्टेब्लिश किया था, लेकिन 1852 में ये ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन काम करने लगी थी। इसके पहले मद्रास में कोई एसोसिएशन एज सच नहीं थी जो कि केवल मद्रास के रीजनल वेलफेयर के लिए काम करे। जो डेक्कन एसोसिएशन थी वो भी लगभग केवल डेक्कन के रीजन में ही प्रोमिनेंट थी। तो इस वजह से मद्रास के जो ये वेल्दी फैमिलीज़ थी एलीट क्लास की, इनको ऐसा फील हुआ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन इनको चाहिए जो कि मद्रास के वेलफेयर में काम कर सके। इसको इस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 1849 में, लेकिन ये काम कर रही थी 1852 में। और इसका नाम पहले दूसरा था जो कि डेक्कन एसोसिएशन के अंडर ही था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन में, जो कि इंडिपेंडेंटली एक पेरेंट बॉडी की तरह काम कर रही। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कैलकाटा एसोसिएशन के साथ मिलकर के काम कर रही थी, लेकिन फिर भी 1857 के बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी वो उतने स्मूथ तरीके से, वो इतने इन्फ्लुएंशियल तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मद्रास नेटिव एसोसिएशन को की पावर जो थी वो दिन ब दिन डिमिनिश होती गई। और इसीलिए एक नई सभा को ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम है मद्रास महाजन सभा, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है। मद्रास महाजन सभा को 1884 में इस्टेब्लिश किया था 3 मेंबर्स ने मिलकर के। उन 3 मेंबर्स का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू एंड बी सुब्रमण्य अय्यर। 1884 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मई के टाइम पे ये आई थी। और इसका मेन फोकस यही था कि इंडियंस को किस तरीके से पार्टिसिपेट कराया जा सके हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, जब केवल ब्रिटिशर्स को ही अलाउ था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है कि किसने इसको इस्टेब्लिश किया, कब ये आई थी एग्जिस्टेंस में। इसके अलावा इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस या सभाओं का या एसोसिएशंस का सेम ही रोल रहा करता था। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है मद्रास महाजन सभा के बारे में। नेक्स्ट हमारी एसोसिएशन है स्टूडेंट्स, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में आई थी जब लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट में
साथ ही साथ उस टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी चल रहा था। अगर आपको नहीं पता इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है तो प्लीज़ पता कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी प्लस लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ के चलते बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन आया, एक एसोसिएशन आया जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहा जाता है। अब सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने फॉर्म किया था। तो इसमें भी कई सारे लोगों ने मिलकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। एंड इसको 1885 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप चाहे तो मार्क कर लीजिएगा, कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है पूना सार्वजनिक सभा। स्टूडेंट्स, पूना सार्वजनिक सभा जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1867 में, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले पर्सन थे महादेव गोविंद रानडे। एक्चुअली ये मैंने गलत हाईलाइट कर दिया है, बट स्टिल ठीक है, मैं सही वाले पॉइंट को भी हाईलाइट कर देती हूँ। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा को इस्टेब्लिश किया था महादेव गोविंद रानडे ने, और ये भी एक मीडिएटिंग बॉडी थी, एक ब्रिज की तरह काम करती थी गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। तो इस तरीके से ये भी एक ऐसा एसोसिएशन था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करता था ताकि इंडियंस की कंडीशन कुछ इम्प्रूव की जा सके। और इस सभा ने गवर्नमेंट को ऐसा मतलब बताया था कि किस तरीके से पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इसने अपोज किया था फॉरेस्ट लॉ का, सॉल्ट लॉ का और प्रेस लॉ का। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। इसके बाद जो ये सभा थी पूना सार्वजनिक सभा, एनुअली इसकी मीटिंग होती थी और इसके मेंबर कोई भी हो सकते थे। ये मेजर इश्यूज पर बात करने की कोशिश करती थी। पूना सार्वजनिक सभा ने इंडियन सिविल सर्विसेज में एज रिलैक्सेशन के लिए भी डिमांड रखी थी और साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन के लिए भी डिमांड रखी थी। साथ ही साथ पूना सार्वजनिक सभा स्वदेशी एजेंडास को प्रमोट किया करती थी। फेमिन जब आया था उस टाइम पे रिलीफ वर्क किया करती थी, और भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करती थी जो कि इंडियंस को वेलफेयर प्रोवाइड कर सकते थे। इसके अलावा प्रेस के फ्रीडम में भी काम कर सकती थी पूना सार्वजनिक सभा। मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। तो वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे केवल यही सवाल किया जा सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा को किसने एस्टैब्लिश किया था। तो महादेव गोविंद रानडे ने इसको एस्टैब्लिश किया था 1867 में। तो इस तरीके से हमने पूना सार्वजनिक सभा भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट एसोसिएशन पढ़ेंगे जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने वाले पर्सन थे दादा भाई नौरोजी, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था लंदन में इन 1866। तो मेन सवाल जो है आपका, मेन क्वेश्चन आपका यहीं से आता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को किसने एस्टैब्लिश किया था। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में। और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी वर्क कर रही थी बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में। और 1869 तक आते आते इसकी अदर प्लेसेस पे भी ब्रांचेस जो थी वो फॉर्म हो चुकी थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये इंडियंस के प्रॉब्लम को क्वेश्चंस के थ्रू ब्रिटिश लीडर्स तक पहुंचाना चाहती थी। और जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने और भी सारी इंडियंस की जगह पे इसके ब्रांचेस को ओपन किया था। तो इस तरीके से वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको स्टैब्लिश किया। दादा भाई नौरोजी ने कब स्टैब्लिश किया? 1866 में। बाकी 1869 तक आते आते इंडिया के अदर सिटीज़ में भी इसकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक मीडियोकर की तरह काम करती थी। ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लंदन में स्टैब्लिश की गई थी, और ये दादा भाई नौरोजी ने स्टैब्लिश किया था। और ये इंडियंस के वेलफेयर के लिए डिमांड रखती थी जो लंदन में प्रेजेंट थी।
तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि 1852 में इस्टेब्लिश किया जा चुका था। और ये बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो भी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के लाइंस पर ही बेस्ड था। और इसका भी ऑब्जेक्टिव था कि ये भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रिमाइंड कराती थी कि किस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड में जो भी एग्जिस्टिंग एविल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। और भी कई सारे मेजर्स इसने प्रपोज किए थे, जिसमें इनैक्टमेंट करने की मांग की गई थी कि किस तरीके से आप अपनी जो रिफॉर्म्स हैं, जो इनके ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे, आप उसको किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से इनैक्ट किया जा सकता है, जो कि जनरल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करती थी। और जिसकी वजह से जो हमारी पूरी कंट्री थी, इंडिया जो हमारा पूरा देश है, वो कनेक्टेड फील करता। बॉम्बे एसोसिएशन भी बाकी सब एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की तरह पेटिशन पे बिलीव करती थी। ये भी पेटिशन दिया करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में और नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फॉर्म करने की डिमांड किया करती थी, जिसमें इंडियंस रिप्रेजेंट हो सकें। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने, द बॉम्बे एसोसिएशन ने, ब्रिटिशर्स की कई सारी पॉलिसीज़ को कंडेम किया था। और इन्होंने इस चीज़ को भी कंडेम किया था, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि इंडिया में इंडियंस को जो हायर पोस्ट्स हैं उनसे किस तरीके से एक्सक्लूड किया जा सकता है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जो लेविश एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन हायर पोस्ट्स पर यूरोपियंस के ऊपर, वो भी इंडियंस के ही टैक्स से पे किया जाता था। तो इन सभी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया था बॉम्बे एसोसिएशन में। हाउएवर दिस एसोसिएशन डिडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, बट स्टिल कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया था। और इन सभी एसोसिएशंस ने मिल करके फाइनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कि लार्ज प्लेटफॉर्म की तरह सामने आई थी, उसको ओरिजिनेट किया था। तो कह सकते, तो इस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश कराने में। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से हट करके काम कर रही थी, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर काम कर रही थी। नेशनल लेवल के जो लोग थे, हर एक रीजन से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया करते थे। अदरवाइज ये जो रीजनल एसोसिएशंस थी, मेनली वो रीजन बेस्ड थी और किसी लोकेलिटी के मेंबर्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। तो हम कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स को रास्ता दिखाया कि नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, जहां पर इंडियंस के वेलफेयर के लिए डिमांड रखा जा सके और ब्रिटिश पार्लियामेंट को अवेयर किया जा सके कि इंडियंस के साथ क्या किया जा रहा है। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सबको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।